We are starting with a new accounting standard AS 28, impairment of assets. And this accounting standard has been newly introduced. Newly introduced का मतलब स्टैंडर्ड नया नहीं है, तुम्हारे कोर्स में अभी इंट्रोड्यूस हुआ. सो ओल्ड कोर्स में AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ये स्टैंडर्ड नहीं था. सबसे पहले लिखोगे कवरेज, कोई पॉइंट नंबर नहीं, कुछ नहीं. On immediate next time write coverage and divide this coverage in two parts. First side write impairment of, on the first side write impairment of individual assets. And on the other side write, impairment of group of assets. ग्रुप ऑफ एसेट्स को और एक नाम से बुलाया जाता है कैश जनरेटिंग यूनिट्स. कैश जनरेटिंग यूनिट्स CGU. कैश जनरेटिंग यूनिट CGU. रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंड एस में है दैट इज इंड एस 36. शुरू में जब इंड एस 36 आया तो बोलते 50% सेम है 50% डिफरेंट है, बट मैंने तो देखा मोर और लेस सेम ही है विथ सम माइनर डिफरेंस. मोर और लेस इट इज सेम. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन यू गो टू CA फाइनल. पहले क्या होता था, CA फाइनल में जाने के बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हमको हेल्प कर पाते थे, बट नाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल हेल्प यू. लाइक एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट जो AS 15 है, इंड AS 19 एग्जैक्टली सेम, खाली एक पॉइंट अलग है. एक्सेप्ट वन डिफरेंस, ऑल अदर थिंग्स आर सेम. तो तुम लोगों का अगर AS 15 यहाँ पे हो जाता है तो इंड AS 19 हो गया तुम्हारा. और मैं तो वो एक पॉइंट भी करवा दूंगा और तुम सेम नोट्स पढ़ सकते हो फॉर फाइनल CA फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट. वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन डन एंड इवन इन दिस स्टैंडर्ड तुम जब फाइनल CA में करोगे ये स्टैंडर्ड तो तुमको लगेगा अरे ये तो हम लोग इंटर का ही करते जा रहे हैं. जो इंटर में हमने सीखा था वही हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वही कंटिन्यू हो रहा है. So it will be very beneficial because they have introduced these standards. Now what do you mean by impairment? See, impairment का मतलब होता है जब भी तुम्हारे एसेट की recoverable amount, when your assets recoverable amount is less than the carrying amount. carrying amount का मतलब होता है बुक्स की वैल्यू, बुक वैल्यू. मेरा एसेट है, बुक्स में उसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू बोल लो, WDV बोल लो, इसी को बोला जाता है कैरिंग अमाउंट. वी कॉल दिस एज कैरिंग अमाउंट. मेरे एसेट की बुक वैल्यू है 10,000. दिस इज आफ्टर करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन. कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई गॉट बुक वैल्यू 10,000. मैंने इसकी रिकवरेबल अमाउंट चेक की. आई हैव चेक द रिकवरेबल अमाउंट एंड द रिकवरेबल अमाउंट इज 8,000. कितनी रिकवरेबल अमाउंट? 8,000. तो बुक्स में जो वैल्यू है रिकवरेबल अमाउंट उससे भी कम है ना. कितनी कम है? 2,000. तो ये जो 2,000 डेप्रिसिएशन के बाद में भी जो डिक्लाइन दिख रहा है ना, आफ्टर डेप्रिसिएशन आई गॉट इन माई बुक्स जस्ट 10,000 रुपीज. So this is my normal book value after depreciation. But when I checked the recoverable amount, it was lower than this. So downward revaluation. तो जो क्या बोलते थे? Downward revaluation. So this difference is nothing but this is known as impairment loss.
जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो 2 एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट, सेम वे आई विल पास एन एंट्री impairment loss account debit to asset account and P&L account debit to impairment loss. So when there will be a impairment loss, when the recoverable amount of asset, क्या बोला मैंने, when the is less than the carrying amount, less than the carrying amount. What do you mean by carrying amount? Nothing but depreciated value in books. In books normal depreciation charge करके जो value आती है, but कौन से डेट को? On the date when you check the impairment, on the date of impairment, जिस दिन हम रिकवरेबल अमाउंट चेक करें. बट ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगी? रिकवरेबल अमाउंट के लिए बोला हुआ है नेट फेयर वैल्यू. एसेट के केस में एनआरवी नहीं होता है. कभी भी एसेट पे ऐसा एमआरपी का टैग नहीं लगा रहता. कभी भी कोई भी एसेट बिकता है ना, वो मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना, फेयर वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग बिकता है. सो नेट फेयर वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यू, दैट इज द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. मोस्टली मार्केट प्राइस से हमको फेयर वैल्यू मिल जाती है. अगर मार्केट प्राइस से ही फेयर वैल्यू नहीं मिले ना, तो फिर देयर आर अदर वेज टू गेट द फेयर वैल्यू. सो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. जैसे हम लोग एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी हमारी सेलिंग प्राइस है माइनस कमीशन, ब्रोकरेज, बेचने पे जो खर्चा आएगा. तो नेट फेयर वैल्यू मीन्स द सेम थिंग, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट. फेयर वैल्यू माइनस एसेट बेचने पे जो खर्चा आने वाला है. सो नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज. क्या लिखा मैंने? VIU, दैट इज वैल्यू इन यूज. अरे मैं रिकवरेबल अमाउंट कैसे चेक करूंगा? मैं बोलूंगा अगर ये एसेट में बेचूं तो मेरे को क्या मिले. अगर ये एसेट में बेचूं तो क्या मिले? लेट्स सपोज बेचने से मिले 8000. मैं बेच रहा नहीं हूं, मैं बेचूं तो क्या मिले? 8000. लेकिन एसेट की लाइफ है 5 इयर्स. कितनी लाइफ है? 5 इयर्स. ये 5 इयर्स में अगर मैं इसको यूज करूं तो इससे मेरे को क्या कैश जनरेशन मिले, क्या कैश इनफ्लो मिले? मैं एसेट यूज करूंगा तो उससे इनकम आएगी ना. इफ आई डोंट सेल इट, इफ आई यूज इट, तो मेरे को क्या इससे कैश इनफ्लो मिलेगा? 5 साल में, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में कैश इनफ्लो प्लस सैलवेज वैल्यू. कैश इनफ्लो प्लस ये सब को मैं आज के डेट पे लेके आऊंगा. इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. फर्स्ट ईयर के एंड में मिल रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मेरे को आज की वैल्यू मिल जाएगी. जो सेकेंड ईयर के एंड में मेरे को कैश इनफ्लो मिलने वाला है, उसमें 2 साल का इंटरेस्ट हटा दूंगा. आई विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट ईयर. थर्ड ईयर के एंड में जो कैश इनफ्लो आने वाला है, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, उनमें सबको डिस्काउंटिंग करूंगा और उनकी सबकी क्या निकाल लूंगा? प्रेजेंट वैल्यू. आई विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. और वो जो प्रेजेंट वैल्यू है, सपोज दैट इज 7000. सो अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मेरे को 7000 मिलता है. इफ आई सेल इट, हाउ मच आई एम गेटिंग? 8000. सो आई विल टेक रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हाइयर. बेटर ऑप्शन. नॉर्मली हम लोग लोअर लेते हैं ना, बट यहाँ पे विच एवर इज हाइयर. इफ आई सेल आई गेट 8000. If I use it, suppose if I use it, I get 9000. So I will take 9000. So net fair value or value in use, whichever is higher. Net fair value or value in use, whichever is higher. Have you all understood this? So हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया अभी तक? हम लोग ने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना सीख लिया. अच्छा, ये जो रिकवरेबल अमाउंट होती है ना, दिस बिकम्स रिवाइज कैरिंग अमाउंट. एक बार हमने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया तो फ्यूचर के लिए हमारी बुक वैल्यू ये हो जाएगी. 8000 विल बी द बुक वैल्यू. फ्यूचर में डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन 8000. सपोज एसेट की लाइफ अभी 5 इयर्स बोला है ना, बची हुई है, तो अगले 5 साल में हम लोग 8000 को डेप्रिशिएट करेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है ना? सो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट, फॉर इम्पेयरमेंट मैंने सिंपल बताया. इम्पेयरमेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. हम स्लैंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. एक्चुअली रिवैल्यूएशन वर्ड सिर्फ अपवर्ड्स के लिए होता है. डाउनवर्ड को रिवैल्यूएशन बोलते नहीं, डाउनवर्ड को बोलते हैं हम लोग इम्पेयरमेंट. एंड व्हेन देयर विल बी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कब होगा? व्हेन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट. व्हेन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट. एंड व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? बुक वैल्यू. डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की बुक वैल्यू. नॉर्मली हम लोग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बचता है उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट. एंड
और रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगा हमको? हाउ टू वर्क आउट रिकवरेबल अमाउंट? नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज whichever is higher. Have you understood the logic behind it? अच्छा, और एक चीज, फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, आप बोलो 8,000 पे चार्ज होगा या 10,000 पे? क्योंकि मेरी नई रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इज 8,000. So my future year's depreciation will be charged on 8,000. So ये इंडिविजुअल एसेट्स है. वैसे आगे बाद में इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स भी आएगा. और जब ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करेंगे तो पहले नॉर्मल ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद में ग्रुप ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल की बात करेंगे, फिर ग्रुप ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स. ग्रुप ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग, हाँ. सो कैश जो इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स है, दैट इज माय सेकेंड यूनिट. उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कोई गुडविल नहीं होगा, कोई कॉर्पोरेट एसेट्स नहीं होगा. फिर उसके बाद में आ जाएगा विद गुडविल एंड विद कॉर्पोरेट एसेट्स. क्या ट्रीटमेंट है गुडविल का, क्या कॉर्पोरेट एसेट्स का ट्रीटमेंट है, ये डिस्कशन हम लोग जब हम कैश जनरेटिंग यूनिट्स वाले केस में जाएंगे ना, सीजीयू, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स, तब हम डिस्कस करेंगे. बट एट प्रेजेंट हमको एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो समझ में आ ही गया है. वी हैव अंडरस्टूड अ बेसिक इंट्रोडक्शन. चलो, ये दो यूनिट हमने डिवाइड कर रखा है ना. इसके नीचे हम लोग हमारा पहला, ये यूनिट 1 है, ये दिस इज माय यूनिट 1. यू राइट हियर यूनिट 1 एंड दिस इज यूनिट 2. यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो गया तो समझ लो हो गया अपना चैप्टर इज डन. बट इट विल टेक टाइम. ये थोड़ा सा लेंदी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको टाइम लगने वाला. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. लिखो यूनिट 1, एक लाइन छोड़ के लिखो यूनिट 1. जो स्टैंडर्ड्स तुम्हारे कॉमन है ना, अगर तुम मेरे एफआर के रिवीजन लेक्चर्स देखते हो ना, वो तुमको समझ में आ जाएंगे. मेरे एफआर के 30 मिनट्स के फुल चैप्टर के रिवीजन लेक्चर्स होते हैं. इन 30 मिनट्स एंटायर स्टैंडर्ड इज डन. जो तुमको 5 घंटा 10 घंटा लगा है ना स्टैंडर्ड को, इन 30 मिनट्स एवरीथिंग इज डन, कंप्लीट रिवीजन. सो वो तुम देखोगे तो तुमको समझेगा. इफ यू हैपन टू सी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें 30 मिनट्स का मैंने पूरा एक रिवीजन लेक्चर रखा हुआ है. वो तुमको पूरा समझेगा. बिकॉज इंडियस 16 इज सेम एज एएस 10. और इवन ये इम्पेयरमेंट का भी स्टैंडर्ड है. अभी मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक 25 से 30 मिनट्स का स्टैंडर्ड रिकॉर्ड किया है. इनफैक्ट एक रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड किया है इंडियस 36 के लिए. तो वो तुम लोग ये स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद देखोगे तो तुमको रिकैप हो जाएगा. इन 30 मिनट्स एंटायर स्टैंडर्ड विल बी डन. तुम्हारे लिए कंप्लीट रिकैप हो. चलो यूनिट 1 लिखोगे इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स. इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स. Impairment of individual assets. Write down impairment of individual assets के नीचे अब लिखोगे कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉ. Meaning of impairment loss. Meaning of impairment loss लिखो. As per the provisions of AS 28,
As per the provisions of AS 28, impairment means reduction. Impairment means reduction Impairment means reduction in the value. Impairment means reduction in the value of asset. In the value of asset. The value of asset, but which asset? Stock. Investments in shares. Deferred tax asset. No. This standard is not applicable on deferred tax asset. This standard is not applicable on inventory. This standard is not applicable on deferred tax asset, na inventory, na financial instruments. It is applicable only and only on fixed assets. It may be tangible or it may be intangible. This particular standard is applicable only on what I said, fixed asset. और किसी चीज पे एप्लीकेबल नहीं है. तुम बोलोगे कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, नो इट इज नॉट एप्लीकेबल. तो वो स्टैंडर्ड्स में अगर इम्पेयरमेंट आएगा तो स्टैंडर्ड डील कर लेगा. इन्वेंट्री में अगर वैल्यूएशन लॉस आता है ना तो इन्वेंट्री डील कर लेता है. पीएनएल टू वैल्यूएशन लॉस, पीएनएल वैल्यूएशन लॉस टू इन्वेंट्री, पीएनएल टू वैल्यूएशन लॉस, वो इन्वेंट्री डील कर लेता है. तो ये स्टैंडर्ड डील करता है ओनली एंड ओनली इम्पेयरमेंट ऑफ tangible and intangible fixed assets. What I said, tangible and और तुमको तो सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, ये सब के मिलेंगे. टेंजिबल के मिलेंगे. इनटेंजिबल के तुमको हार्डली कोई क्वेश्चन मिलेगा. एक लाइसेंस पे लाइसेंस का मिल सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ लाइसेंस. कभी कभी लाइसेंस इम्पेयर्ड हो जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, लीगल गवर्नमेंट लीगल रिस्ट्रिक्शन, उसके वजह से इम्पेयरमेंट हो जाता है. चलो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 28, impairment means reduction in value of asset whenever carrying amount of asset whenever carrying amount of asset exceeds, whenever carrying amount of asset exceeds its recoverable amount, मैंने बताया कैरिंग अमाउंट 10,000, रिकवरेबल अमाउंट कितनी बताई मैंने? 8,000. So this is an indication of impairment. So whenever carrying amount of asset exceeds its recoverable amount, it is an indication of impairment of asset. It is an indication of impairment of assets. लिखो. It is also known as it is also known as downward revaluation. It is also known as downward revaluation. Yes everyone. जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ना.
सो थियरी के साथ अपने को सामने एग्जाम्पल भी दिख जाएगा, तो तुमको याद आ जाएगा हमने क्या डिस्कस किया था. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर 3 लाइन. Book value, written down value, that is WDV. This itself is known as carrying amount. Carrying amount of asset. On date of impairment. सो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जिस दिन हम इम्पेयरमेंट का टेस्ट कर रहे हैं ना, उस दिन हमारे बुक्स में वैल्यू है 10,000, एसेट की वैल्यू है 10,000, बट इम्पेयरमेंट टेस्ट किया हमने एंड वी गॉट रिकवरेबल अमाउंट ऑन द सेम डेट. रिकवरेबल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, ये रिकवरेबल अमाउंट भी यही डेट को अपने को मिला 8,000, and 2,000 will be treated as impairment. This recoverable amount will become revised carrying amount. Future depreciation will be charged on this amount. This is revised book value, and the reduction of 2,000 is known as impairment loss. मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ. वो मॉड्यूल में देखोगे ना तो इम्पेयरमेंट के लिए वो लोग अलाउंस प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग पीएफडी क्रिएट करते हैं ना, बट मैं डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा, नहीं तो आगे वो डेप्रिसिएशन सब में झमेला हो जाता है. तो मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूँ. लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो मेरे पास वो मॉड्यूल का प्रिंट लेके फोटो निकाल के मत आ जाना. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. दो एंट्री बनेगी, 3 लाइन का ब्लॉक बना दिया. फर्स्ट लाइन हेडिंग के लिए क्लोज किया. प्रिपेयर अ ब्लॉक ऑफ 3 लाइन्स. On first side you will write recording of impairment loss. And this side you will write treatment of impairment loss. Recording of impairment loss, and on the other side write treatment of impairment loss. Treatment of impairment loss. Recording of impairment loss, treatment of impairment loss. मैंने कवरेज में पहले टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया ना. फर्स्ट साइड में क्या लिखा मैंने? इंडिविजुअल एसेट्स. ऑन द अदर साइड व्हाट आई हैव रिटन? इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स और सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट. कैश जनरेटिंग यूनिट्स. ठीक है ना. सो अगर इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स अब हमने शुरू कर दिया है, और मैंने कॉन्सेप्ट वन में क्या लिखा है? स्टार्ट रीडिंग. एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 28, इम्पेयरमेंट मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. हमारा एसेट कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है,
एसेट कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ठीक है ना। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 28 इम्पेयरमेंट मीन्स व्हाट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आगे क्या लिखा है, वेन एवर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सीड्स इट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो स्लैंग लैंग्वेज है, एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब स्टेटमेंट नहीं यूज करता है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता नहीं, रिवैल्यूएशन मीन्स, द वर्ड रिवैल्यूएशन मीन्स राइज इन द वैल्यू। डाउनवर्ड को ही तो बोलते हैं इम्पेयरमेंट। और कॉस्ट मॉडल में भी डाउनवर्ड वाला केस अलाउ होता है। अगर तुम लोग ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इन दैट स्टैंडर्ड इफ यू फॉलो कॉस्ट मॉडल में तुम लोग राइज इन वैल्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, बट डेप्रिसिएशन के बाद में अगर इम्पेयरमेंट है तो वो रिकॉग्नाइज हो सकता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस हमको अलाउ करता है। मैंने क्या बोला तुमको मालूम है, रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 1 लाख है और अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट है 1,20,000, तो मैं बढ़ा के 20,000 को बढ़ा के मैं एंट्री पास कर सकता हूँ PPE टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैं 20,000 हायर वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूँ, वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे तो हम लोग राइज शो नहीं कर सकते, हम लोग इंक्रीज शो नहीं कर सकते। कॉस्ट मॉडल में जो कॉस्ट है ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट होगा। हाँ अगर इंपेयरमेंट आ गया तो इंपेयरमेंट बुक होगा, क्योंकि इंपेयरमेंट रिवैल्यूएशन है ही नहीं ना, वो रिवैल्यूएशन मॉडल में नहीं आता, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन नहीं है, वो तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट है, वो तो लॉस है। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस हमको अलाउ करता है एसेट की ट्रू एंड फेयर वैल्यू डाउनवर्ड जो जारी है शो करने में कॉस्ट मॉडल में। सो कॉस्ट मॉडल में भी अलाउड है। हैव यू अंडरस्टूड? एक बार वापस से क्या लिखा हम लोग ने, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 28 इम्पेयरमेंट मीन्स रिडक्शन इन whenever amount of asset exceeds it is also known as downward revaluation. Now example में what is the carrying amount on the date of impairment? 10,000 is the carrying amount on the date of impairment, and what is the recoverable amount? 8,000. So value has a decline, right? Now carrying amount is more than recoverable amount, so the difference will be treated as what? Impairment loss. Acha, this recoverable amount will now become my, now it will become my book value. ये मेरी रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई। फ्यूचर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज नॉट ऑन 10,000 बट ऑन 8,000। हम 8,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलो लिखो, रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मैं प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं क्रिएट कर रहा हूं। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंड ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस। डोंट यू थिंक इट्स लाइक डेप्रिसिएशन? फर्स्ट एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, फिर P&L टू डेप्रिसिएशन, एग्जैक्टली सेम एंट्री। सेम वैसी एंट्री बन गई। चलो फिर उसके बाद में अब मैं पॉइंट्स ये भी समझा देता हूं कि वो जो कैरिंग अमाउंट है वो कौन सी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन। देन रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। लिखो, नीचे लिखो मेरे कॉन्सेप्ट 1 में ही नोट, कॉन्सेप्ट 1 में लिखेंगे नोट्स। Now this is a new accounting standard I told you, introduced in your syllabus. New standard nahi, I said it is newly introduced in your syllabus and this is your first batch where I am doing this. So ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग है, इसके पहले रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं वो तकलीफ में। मैं तो दूसरा स्टैंड कुछ कर सकता था बट आई पर्पसली टेकन दिस।
नोट नंबर 1, बिकॉज आई एम योर टीचर, यू ऑल आर नॉट माई टीचर, तुम मेरे को नहीं सिखा सकते हो। देखो नोट नंबर 1, हाँ, अरे तेरी आवाज भी आ गई मालूम है इसमें, मेरी आवाज छोड़ दे, तेरी भी आ गई इसके। इट्स रिकॉर्डेड फॉर। नोट नंबर 1, राइट डाउन। पहले मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट, मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट, मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट। रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट लिखो, कैरिंग अमाउंट मीन्स carrying amount means book value. Carrying amount means book value, that is book value, that is balance sheet value. That is balance sheet value of asset. बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एसेट, बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही लिखते हैं ना, तो दैट इज बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एसेट। और क्या है, सबसे पहले क्या है, कैरिंग अमाउंट। ये लो कैरिंग अमाउंट हो गया डिस्कस। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम वी हैव, रिकवरेबल अमाउंट। तो नेक्स्ट लिखोगे मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, जब तुम लोग मेरे से फाइनल सीए में पढ़ोगे तो मैं तो फिगर्स भी नहीं बदलता। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ के आते हैं ना, उनको ये बेनिफिट मिलता है, उनके लिए रिवीजन हो जाता है, उन लोग नया स्टैंडर्ड नहीं सीखते, मैं तो फिगर सेम रखता हूँ। वो 10, 8, 2 वही रहेगा तुम्हारे पास। तो तुम्हारे लिए क्लास में रिवीजन हो गया, एक स्टैंडर्ड क्लास में रिवीजन हो गया, जस्ट बाय अटेंडिंग लेक्चर योर स्टैंडर्ड इज डन, वन इंडियाज इज डन। हाँ, फिर जो हेवी लेवल, थोड़े से क्वेश्चंस हेवी आ जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल अलग हो जाता है, बट बेसिक एक्सप्लेनेशन आई कीप द सेम। तो तुम्हारे लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है वो सेम थिंग। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक संभाल के रखनी, किसी को नहीं देनी। यू डोंट हैव टू गिव टिल यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद ही बात भी रखना, क्योंकि ये तो डायरेक्टली एप्लीकेबल इंडस्ट्री में जो तुम सीख रहे हो सीधा सीधा अप्लाई होता है। अकाउंट्स में तुम टॉपिक सीखते हो, उसका एप्लीकेशन नहीं है, वो तुम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हो। अकाउंट्स के लिए प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में वो जर्नल लेजर जो किया था ना, बुक कीपिंग, दैट इज यूजफुल, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एज इट इज अप्लाई होने वाला है। सो इट विल बी यूजफुल, तुम्हारे खुद के नोट्स लिखे होंगे, इजी नोट्स है, बाय रीडिंग यू अंडरस्टैंड। सो when you become, even when you become professional, these notes will be useful for many years. चलो, मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट में मैंने दो चीज रखी थी, देखो रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, इसका दो डिवीजन करेंगे, मिडल ऑफ द पेज राइट रिकवरेबल अमाउंट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ऑन द फर्स्ट साइड आई विल राइट नेट फेयर वैल्यू, on the other side I will write net fair value in use, net fair value in use। क्या बोलेंगे, नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज, हाँ पहले बार हायर देखने को मिला, नहीं तो हमेशा क्या रहता है अकाउंट में, विच एवर इज लोअर। नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज, नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर।
एसेट के केस में कभी भी तुम लोगों को एनआरवी नहीं बोलेंगे, एसेट हमेशा फेयर वैल्यू पे होता है, क्या प्राइस चल रही है मार्केट में, एंड मोस्टली मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, ज्यादातर मार्केट वैल्यू को ही फेयर वैल्यू ले लेते हैं. सो नेट फेयर वैल्यू इज नथिंग बट, अरे एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. व्हाट आई सेड, एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू माइनस, सो लिखो एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट expected fair value of asset minus cost of disposal, expected fair value of asset minus cost of disposal. Number B, value in use. बेचूंगा तो क्या मिलेगा, दैट इज नेट फेयर वैल्यू. यूज करूंगा तो क्या मिलेगा, दैट इज वैल्यू इन यूज. फर्स्ट ईयर के एंड में कैश इनफ्लो आएगा, सेकेंड ईयर के एंड में कैश इनफ्लो आएगा, थर्ड ईयर के एंड में क्या कैश इनफ्लो आएगा, फोर्थ ईयर का एंड फिफ्थ ईयर के एंड में कैश इनफ्लो प्लस सैल्वेज वैल्यू. इन सबको डिस्काउंट करो, इनकी निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करो और इनकी निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू. जो प्रेजेंट वैल्यू होगी इनकी, उनको बोला जाएगा वैल्यू इन यूज. उससे डिसाइड करेंगे ना विच एवर इज हायर, ये इसकी रिकवरेबल अमाउंट. ठीक है ना. देखो वैल्यू इन यूज में लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all expected cash inflows. Present value of all expected cash inflows, including salvage value of assets. इंक्लूडिंग सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट्स. अच्छा, मैं और एक पॉइंट लिखाना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 3. और पॉइंट नंबर 3 ये से लिखाना चाहता हूं, एक बार इम्पेयरमेंट हो गया तो तुम्हारे बुक्स में जो एसेट की वैल्यू है, ऊपर मैंने वर्किंग में 10,000 दी है, वो रहने वाली है या 8,000. तो हमारी रिवाइज बुक वैल्यू रिवाइज हो गई ना, तो डेप्रिसिएशन डिक्लाइन होगा ना. पहले ओरिजिनली बुक वैल्यू व्हाट वाज द कैरिंग अमाउंट 10,000, नाउ द कैरिंग अमाउंट इज 8,000. So future depreciation will be on 8,000. So future में depreciation भी decline होगा. There will be a decline in value of depreciation because it will be calculated on revised carrying amount. So लिखो after reducing value of asset, after reducing value of asset, future depreciation will decline because it will be calculated on revised carrying amount. It will be calculated on revised carrying amount, that is
that is reduced value. Revised carrying amount, that is reduced value. Standard may be difficult or easy, अपनी आदत है, मैं सिखाते जाऊंगा, लिखाते जाऊंगा, और कब हम लोग डिफिकल्ट पार्ट पे पहुंच जाएंगे और वो भी अपने लिए इजी हो जाएगा पता नहीं चलेगा. वी हैव डन डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स लाइक AS19. AS19 was difficult. Recently, one of the students, he was asking me, just taken my lectures and started watching. Sir, this higher purchase I cannot find anywhere in new course books. So is it old syllabus you have given? It's not old syllabus. Higher purchase make our job simpler. बहुत इजी हो जाता है, हमारा काम इजी हो जाता है. When we do deferred tax, in fact, when we see a deferred payment for purchase of PPE, it is exactly the same entries we are going to pass. In case of intangibles also, you may purchase intangible, you may make payment on a future date. So exactly the same higher purchase entries are useful, as well as we have AS19. Where finance lease में तो working के साथ entries के साथ सारे entries working वही है higher purchase में. So it is not old syllabus. It is the same syllabus what we have done. जो हमने पुराने सिलेबस में हायर परचेज सेपरेट टॉपिक किया था, अब हायर परचेज हम 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कर रहे हैं. सो हम इतने डिफिकल्ट स्टैंडर्ड कर चुके हैं. हाँ, ये तुम्हारे लिए नया स्टैंडर्ड और कुछ नहीं, सबके लिए नया स्टैंडर्ड है, तुम्हारे लिए भी और ओल्ड कोर्स वाले भी. अगर वो देख रहे कि क्लियर नहीं होते तो उनके लिए भी ये नया स्टैंडर्ड है. दे हैव नॉट डन इट अर्लियर. एक एग्जाम्पल लिखोगे, राइट डाउन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल carrying amount of assets, carrying amount of assets 10,000, carrying amount of asset 10,000, expected useful life expected useful life 5 years, expected useful life 5 years, fair value of asset rupees 8,000, cost of disposal of asset rupees 1,000. तुमको समझा कि इससे नेट फेयर वैल्यू मिलने वाली है. फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, expected cash inflows. First year 2,000, second year 2,500, third year 4,000, fourth year 3,000, fifth year 1,000, और फिफ्थ ईयर में साथ में मिलने वाली है सैल्वेज वैल्यू. यू विल गेट सैल्वेज वैल्यू
rupees 500. Discounting rate 10%. Calculate impairment loss. Calculate impairment loss. So ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है और मेरे को लगता है पहली एग्जाम में तो यही आ सकता है. Calculate impairment loss. चलो we'll start solution of this. मेरा टारगेट है आज के लेक्चर में इंडिविजुअल एसेट का इम्पेयरमेंट मैं कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कैश जनरेटिंग यूनिट से. जी टुडे वी विल कंप्लीट इंडिविजुअल एसेट्स इम्पेयरमेंट. ऑल एवरीथिंग ऑल issues relating to individual assets will complete. Take a solution. एक लाइन छोड़ के लिखो. Statement showing impairment loss. Statement showing impairment loss. 3-line statement. Below that, accounting treatment. Below that, accounting treatment. Recording of impairment loss. And treatment of impairment loss. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss. Right? Carrying amount on the date of impairment. Carrying amount on date of impairment. Recoverable amount, which we call it as revised carrying amount.
recoverable amount or revised carrying amount, and we get impairment loss. Impairment loss. Now look at the question. Bolo, carrying amount, what is the carrying amount given? Carrying amount is 10,000. So this I can write here. The value is given. And nothing is said. This is the carrying amount on the date of impairment. Have they said purchased 2 years back? तो फिर हम 2 साल का depreciation minus करके आज की carrying amount निकालते थे. Now expected life है 5 years. अभी आज के बाद में 5 साल तक ये asset हमारे पास रहने वाला है. So life of asset is 5 years. Expected life is 5 years. Fair value of asset and disposal, cost of disposal, here it is 1000. So for recoverable amount, you write here working note number 1. Working note number 1. Leave a line and write working note number 1. Recoverable amount. Point A net fair value. And this net fair value is nothing but 8,000 minus 1,000. Cost of disposal. Fair value of asset minus cost of disposal of asset. Net fair value and now value in use. एक बार हम वैल्यू इन यूज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ए और बी विच एवर इज हाई. We say A or B whichever is higher. A or B whichever is higher. Yes, everyone, done. Now let's work out value in use. Below this write value in use. It's the same working note. Value in use. How to work out value in use? I have 5 years in consideration. In consideration. For these 5 years, I have cash inflows. ये भी तो हायर परचेज में ही सिखाया था प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना. तो हाउ कैन वी से दैट इट इज पार्ट ऑफ ओल्ड सिलेबस. कैश इनफ्लोज चेक करो, ऊपर कैश इनफ्लोज लिखा है मैंने. फॉर द कैश इनफ्लोज 2000, 2500, 4000. 2000 फर्स्ट ईयर, 2500 and 4000. हाँ, फिर उसके बाद क्या है, 3000 है. अरे ये 1000 के साथ ये 500 भी ले लो ना. सो 3000 and 1500, वो सैल्वेज वैल्यू भी साथ में ले लो. 3000, 1500 लिख दो इधर. 1000 प्लस 500 बिकॉज एक से एक नमूने होते हैं. सर 1500 किधर से मिला बोलो, तो लिख लो इधर नीचे लिख लो. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%. डिस्काउंटिंग 10% से करेंगे. वी विल डिस्काउंट एट 10%. फर्स्ट ईयर में तो 1 साल का इंटरेस्ट हटाना है, सेकेंड ईयर में 2 साल का, थर्ड ईयर में 3 साल का. बस अभी डिस्काउंटिंग कर लेते हैं.
लिखो प्रेजेंट वैल्यू एट 10%. प्रेजेंट वैल्यू एट 10%. 100 डिवाइड बाय 110 कितना है? 0.909. तो 0.3 डेसिमल ही लो ना. मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0.826. अरे आते कि नहीं ये सब? इक्वल्स टू 0.75751. अगेन इक्वल्स टू कितना है? 0.683 आया. एंड इक्वल्स टू 0.621. 0.621. लेट्स कैलकुलेट 2000 इंटू 0.909. ये हमको आ गया 1818. 2500 into 0.826, that gives you 2065 है क्या? And 4000 into 0.751 gives you 3004. 3004. 3000 into 0.683 gives you 2049. फिर उसके बाद में 1500 into 0.621, that gives you 932. अरे 0.5 है, 1.5 है ना. राउंड ऑफ कर लो. 1818 प्लस 2065 प्लस 3004 प्लस 2049 and 932. You get 9868. This is value in use. This is value in use. 9868 लिख दो इधर. So 9868 और 7000 whichever is higher में यही higher होगा. 9868. 9868 is the higher value. Take above. Once this is done, ऊपर चले जाओ. 10,000 minus 9868. 132 से impairment हुआ है. There is an impairment of 132. Now regarding the journal entries, ये लो impairment मिल गया अपने को. Regarding the journal entry, बोलो journal entry क्या पास करेंगे? First entry recording of impairment loss will be impairment loss account debit to asset. मैं provision for impairment loss नहीं, मैं सीधा asset को reduce कर रहा हूँ. थोड़ा reversal वो सब आगे का जो concept है easy हो जाता है. एक बार सीख जाओगे तो फिर provision account create करने में तकलीफ नहीं है. Impairment loss account debit to asset 132 and the treatment के लिए जाएगा profit and loss account debit to profit and loss account debit to impairment loss account. एसेट की लाइफ 5 years है ना. तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बोलो कौन से अमाउंट पे चार्ज होगा? 9868. दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और उसकी एंट्रीज. माय सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटिंग इट्स डेप्रिसिएशन. हाँ, बिलो दिस राइट. अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो नए वैल्यू पे. फ्यूचर डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज्ड बुक वैल्यू. Future depreciation on revised book value. Now revised cost is 9868 minus scrap value. Cost minus scrap value.
upon the remaining life is 5 years now. 9868 minus 500 divided by 5 years. 1874. This is 1874 per year. 1874 per year. Yes, everyone understood? So अपना इंट्रोडक्शन भी हो गया और एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया. यहाँ पे ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं.